देखो यहाँ पे हमें मिलने वाले थोड़े कॉन्सेप्ट में थ्योरी और कुछ फॉर्मूले, तो फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी समझ लो तो आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन। लेकिन उससे पहले हमको देखना है कुछ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, तो उससे सरफेस टेंशन को समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमें पता है जितने भी मटेरियल आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में ना दो टाइप के फोर्सेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। अब देखो आपने ये चीज देखी है क्या कि जैसे मम्मी पापा है, उनके साथ में छोटा सा बच्चा है, उसका हाथ पकड़ के चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये है पापा, ये है मम्मी, ये हाथ पकड़े हुए हैं, और ये है छोटा बच्चा, इसने भी हाथ पकड़ा, मम्मी का हाथ थोड़ा लंबा है। इन तीनों के बीच में ये आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तीनों मस्त मजे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे होंगे, अच्छी फैमिली है ये। तो ये तीनों के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है ना, प्यार का फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो हमारी फैमिली में हम लोग के बीच में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। लेकिन ये बच्चा जैसे यहाँ पे एक शॉप देखता है, शॉप, वो भी कौन सी शॉप, आइसक्रीम की शॉप, आइसक्रीम की शॉप। अब देखो क्या होगा, ये आइसक्रीम की शॉप ना इसको अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आइसक्रीम शॉप वाला जो शॉप ओनर है, क्या इसका फैमिली मेंबर है नहीं, ये तो कोई दूसरी फैमिली वाले है। हो भी सकता है शॉपकीपर की फैमिली मेंबर हो, सबसे बड़े भाई की दुकान हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो देखो इनके बीच में तो ये प्यार वाला फोर्स था, कोहेसिव फोर्स, लेकिन इनके बीच में भी अब एक फोर्स काम करने लगेगा, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। तो किसी मटेरियल के सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। कई बार ये प्यार इतना मजबूत होता है कि बच्चा आइसक्रीम वाले के पास नहीं जाता, मम्मी का हाथ नहीं छुड़ाता। ये होते हैं मरकरी। मरकरी जो होता है ना, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना कस के कोहेसिव फोर्स होता है कि अगर आप उसको एक पेपर पे रख दो ना, पेपर उल्टा करो, वो लुढ़क के पूरा नीचे गिर जाएगा। लेकिन सोचो अगर ये पेपर के ऊपर आपने पानी की एक बूंद डाली होती तो क्या होता, पानी की लुढ़क के नीचे आ जाता, नहीं। पानी का जो कोहेसिव फोर्स है ना, उससे ज्यादा उसका एडहेसिव फोर्स है, वो हाथ छुड़ा के सीधा पेपर से चिपक जाएगा। या ग्लास में ही देख लो आप, कांच में पानी, ग्लास ग्लास को भी गीला कर देता है। आप पानी की बोतल रखो, ग्लास भी उल्टा करो, देखना अंदर में गीला रहेगा, एक छोटी सी लेयर वहां पे बनी रह जाती है। लेकिन आपने अगर मरकरी रखा है ना, मरकरी जैसे उल्टा करेंगे पूरा नीचे गिर जाएगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, एडहेसिव फोर्स कहलाता है। दोनों फोर्स समझिए, पूरा खेल इसी का है हमारा। लास्ट में बहुत काम आएगा ये कि मरकरी जो है वो नीचे जाता है किसी कैपिलरी ट्यूब में, पानी ऊपर जाता है, मैं इसी को आपको समझाऊंगा, इस स्लाइड पे से दिखा दूंगा। देखिए देखिए, हेडिंग तो डाल दीजिए सरफेस टेंशन। हेडिंग हमारी चलेगी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। यार लिंक नहीं है।
चलो देखिएगा, सरफेस टेंशन के अंदर पहली हेडिंग है हमारी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन acting between molecules molecule is known as intermolecular forces। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में ये एक बार पूछे कि इनका नेचर कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि स्प्रिंग फोर्स है, कौन सी फोर्स है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग द नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स, द नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, नेचर ऑफ the nature of intermolecular force is electromagnetic, is electromagnetic। फिर नेक्स्ट टाइम लिखना it is of two types, it is of two types, it is of two types, और इन दोनों को लिख दो कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। जब तक आप लोग लिख रहे हो मैं इसके बाद फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जो मैंने अभी तक के पढ़ाया है आज की क्लास में। तो हमें सरफेस टेंशन में पढ़ना है मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस, चाहे वो अट्रैक्शन के हो चाहे रिपल्शन के हो। अब हमें दो टाइप के फोर्सेस देखने मिलते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है अधेसिव फोर्स। तो ये एक फैमिली है जिसमें मम्मी पापा बच्चा जा रहा है, आइसक्रीम शॉप है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। तो अगर ये पानी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। लेकिन जैसे ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो मटेरियल है, ये किसी दूसरे मटेरियल को देखता है, उसके साथ में भी ना इसके बीच में कोई फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं अधेसिव फोर्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कांच है, ग्लास है, उसमें आप पानी डालते हैं तो पानी जो है उसको गीला करते हुए नीचे जाता है। तो पानी का जो अधेसिव फोर्स है ना वो ज्यादा है, मतलब ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ में उसका फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स, तो उसके साथ में चिपका रह जाता है पानी। बाकी ऊपर वाली लेयर तो कांटेक्ट में नहीं है ना, तो वो निकल जाती है आगे। लेकिन आप मरकरी को रखेंगे ना किसी ग्लास के ऊपर तो उसको गीला नहीं करता, क्योंकि उनका कोहेसिव फोर्स इतना स्ट्रांग है, वो चिपकने ही नहीं देता। इस फैमिली के बीच इतना कोहेसिव फोर्स है, ये इसके साथ चिपकने नहीं रहेंगे, उसको पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे। तो कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, कोहेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, वो क्या होता है, अधेसिव फोर्स। दोनों की डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों ने लिख ली होगी। अब इसके बाद देखेंगे हमारा मेन टॉपिक सरफेस टेंशन। यहाँ पे देख लो, ये मैंने दिखाया है कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। आप लोग जानते हैं पानी H2O, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो देखो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो ये लगा है फोर्स, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। क्योंकि ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, इसलिए कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। लेकिन देखो बाजू में क्या है, ग्लास है, कांच है, तो उसके साथ में भी ना ये जो ना फोर्स लगता है इनके बीच में कुछ ना कुछ, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, अधेशन फोर्स कहते हैं। हर मटेरियल में लगेगा, इवन मरकरी में भी लगेगा अट्रैक्शन फोर्स ये वाला। लेकिन क्या होता है, मरकरी में ये अधेशन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, छोटी सी होती है, और कोहेजन फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको चिपकने नहीं देगा, अपने साथ लेके चला जाएगा। लेकिन पानी में ना ये अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है,
कोहेसिव फोर्स कम होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये इस पे चिपका रह जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल आगे चला जाएगा। हाँ, लेकिन आप कंडीशन को चेंज कर सकते हो। अगर आपने उस ग्लास की सरफेस के ऊपर कुछ ग्रीस या वैसलीन लगा दिया, तो वैसलीन की लेयर के साथ में ना ये ज्यादा अच्छा एब्रेसिव फोर्स नहीं लगा पाता, तो अब उसको गीला नहीं करेगा, पानी लुढ़क के बाहर चला जाएगा। आपने देखा होगा कि जो लोटस होता है, कमल का पत्ता, उसके ऊपर भी पानी टिकता नहीं है। और आप इवन ग्लास वगैरह के ऊपर भी वैक्स या वैसलीन कुछ लगा दो, उसके ऊपर भी नहीं टिकेगा, एब्रेसिव फोर्स कम हो जाएगा, तो उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोहेसिव और एब्रेसिव फोर्स हम लोगों ने देख लिया। ये देखो ऐसा कुछ दिखाई देता है पानी का एक ड्रॉप किसी पत्ती के ऊपर, है ना। तो ऐसा ये गोल शेप क्यों बना रहा है ये? चाहे तो ऐसा फ्लैट भी तो हो सकता है, तो ये ऐसा गोल शेप क्यों बना रहा है, इसको हम लोग देखेंगे अभी सरफेस टेंशन में। सरफेस टेंशन के कारण ही ऐसा होता है, ऐसा गोल सा शेप। जो बारिश की बूंद होती है वो भी ऐसा गोल सा शेप बना लेती है। गोल शेप ही क्यों बना रही है? जैसे आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा जब ठंड लग रही है, ब्लैंकेट वगैरह आपने नहीं पहना है, मतलब ओढ़ा है सॉरी, तो आप जब बेड पे लेटेंगे तो क्या हाथ पैर पूरे खोल के लेटेंगे? आप तो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, और पीठ भी ऐसी जाती है पूरी गोल। अब देखना जो डॉगीज होते हैं वो भी ऐसे गोल होके सोते हैं। मान लो आप हॉस्टल में, आप आपने आगे चल के एम्स में आपका आईआईटी का एडमिशन हुआ, अचानक से डोर, आपके हॉस्टल का डोर नॉक हुआ, आपने देखा तो दरवाजा खुल के मुझे पापा है, आप दरवाजा लगाओगे, अंदर जाओगे, और सारे जब कपड़ों को लपेटोगे तो कैसे करोगे? उसको गोल करोगे, ऐसे गोल करके पलंग के नीचे गोल। ये गोल क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसका रीजन हम लोग देखें। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही, कि सेम मास के लिए ना स्फीयर का वॉल्यूम सबसे कम होता है। वॉल्यूम सबसे कम होता है। 1 किलोग्राम आपने अगर बनाया क्यूब के शेप में, या 1 किलोग्राम को आपने बनाया स्फीयर के शेप में, अब दोनों के ऊपर आपको खुदाई करनी है, तो पेंट किसमें ज्यादा लगेगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा। तो पता है स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है, सबसे कम एरिया होता है। तो ये सबके सब जितने भी लिक्विड है ना, अपना एरिया कम से कम करने की कोशिश करते हैं, और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यही रिस्पॉन्सिबल है जो अपना एरिया कम से कम करने की कोशिश करता है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि ऐसा ये स्पेरिकल शेप ही क्यों बन रहा है। अब पानी को भी जैसे किसी ग्लास सरफेस पे आप डालते हैं तो देखना वो पूरा फ्लैट नहीं होता, थोड़ी सी सरफेस इसकी उठी हुई रहती है, पूरा वो कभी भी सब फ्लैट नहीं होता, तो वो उठने की कोशिश करता है। तो उसका रीजन भी हम लोग देखेंगे, सरफेस टेंशन नहीं है। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था वाटर और मरकरी के बीच में डिफरेंस, तो देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये जो काले और लाल वाले ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ग्लास है? ये ग्लास के हैं। ये जो है ना ब्लैक और रेड वाले, ये किसके हैं? ग्लास के हैं। तो देखो ग्लास, और ये देखो ये हाइड्रोजन, सॉरी ये अपना वाटर है, इसमें दो आपको हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, इनके बीच में देखो बॉन्ड बना हुआ। तो देखो हुआ क्या है, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड इतना जबरदस्त होता है कि ये जो एक पानी का मॉलिक्यूल है ना, इन बाकी मॉलिक्यूल के ऊपर चढ़ के इससे हाथ मिला लिया है। तो हम देखेंगे कि एक बीकर में या कहीं पे भी आप पानी रखते हैं तो पानी का लेवल ना ऐसा नहीं होता, पानी पता है ऐसा रहता है, ऐसा उसके ऊपर वाली से। तो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उनके लिए ग्लास की, पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ग्लास से चिपकने की कोशिश करते हैं। तो वही हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे, स्लाइड पे आएंगे। लेकिन मरकरी के केस में ऐसा नहीं होता, वो दूर भागते हैं उससे, ग्लास से। तो देखो ये ग्लास है और ये मरकरी देखो उससे दूर भाग रहा है। तो इसमें अगर आप इसको किसी बीकर में लेंगे ना, तो शेप इसका ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा, शेप इसका आपको ऐसा मिलता है। ये हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है। ये वाला बोलता है तुम उसके पास कहाँ जा रहे हो यार, इधर आओ। तो इनमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग इस चैप्टर की जब आखिरी लास्ट पढ़ते रहेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसा शेप बनता है और उसमें ऐसा शेप बनता है, उसका रीजन क्या है। इस स्लाइड पे हम लोग वापस आएंगे। तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सरफेस टेंशन। लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच। अच्छा, कितने बच्चों ने वो देखा है जिससे बबल बनाते हैं, पार्क वार्क के सामने मिलता है, उसको सोप पर उसको डुबाते हैं, सुलाते हैं, तो उससे कैसे ट्रायंगुलर क्यूबिकल टाइप के बबल बनते हैं? सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल। एकदम परफेक्ट स्फीयर होता है। तो क्यों स्फेरिकल ही बन रहे हैं? अब ट्रायंगल ट्रायंगल कुछ नहीं बना सकते, आप सिर्फ कैसा बना सकते हैं? स्फेरिकल। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स
free surface, its free surface tries to have tries 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 to have minimum surface area, ये पानी की बूंद को भी पता है, उस बबल को भी पता है, आपको भी पता है, इसलिए आप ऐसे गोल होके सोते हैं या कपड़ों को गोल होके लपेटते हैं। उस डॉगी को भी पता है कि मिनिमम सरफेस एरिया किसमें होगा, स्फीयर में होगा, वो अपने आप स्फीयर बन जाते हैं। तो सरफेस टेंशन का काम क्या है, मिनिमम सरफेस एरिया बनाना। ठीक है, क्यों ऐसा है वो हम लोग देखेंगे अभी। बस सरफेस टेंशन का यही काम है कि वो सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो हमने जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया and behaves as it were and behaves as it were under tension, behaves as it were under tension, like a stretched membrane, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अच्छा, जो सुई होती है जिससे सिलाई लाई की जाती है वो स्टील की बनी होती है, पानी में वो डूबेगी या फ्लोट करेगी? फ्लोट करेगी। स्टील की बनी हुई पूरी सॉलिड होती है, वो अंदर से हॉलो भी नहीं होती है, तो वो डूब जाएगी और वो डूबती ही है। लेकिन आप घर जाके आज क्या करेंगे, उसे फ्लोट करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा उसको कैसे फ्लोट करना है, या फिर एक काम करना, आज घर जाके उसको फ्लोट कराने की कोशिश करना, उसके बाद वो आपसे फ्लोट नहीं होगी। हो सकता है किसी बच्चे से हो भी जाए, बहुत जेंटली उसको रखना होता है। तो मैं उसे रखने का सही तरीका बताऊंगा फिर अगली क्लास में, लेकिन आप लोग कोशिश जरूर करना, उससे आप लोगों को सरफेस टेंशन डायरेक्ट दिखेगा। या चले जाना किसी नाली वाली के पास, वहां पे देखना जो मच्छर होते हैं पानी की सरफेस पे बैठे होते हैं। नहीं, ये एग्जाम्पल है इसका सरफेस टेंशन का। वहां जाके ध्यान से देखना, जिससे सुई ना रखा पाए पानी में, तो वहां जाके दिखेगा। बाकी में मच्छर वगैरह जो होते हैं कीड़े मकोड़े, पानी की सरफेस पे ऐसा फ्लोट कर देते हैं। शायद फोटो लगी होगी, ये देखिए, ये कहाँ की नाली, यही की नाली चाहिए। तो अब देखिए, ये जो मच्छर है वो पानी की सरफेस पे ऐसे फ्लोट कर रहा है जैसे कि कोई ये मेम्ब्रेन है। देखो ऐसा ना, मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसी थोड़ी सी दब गई, जैसे वो ट्रेम्पोलिन होता है, ट्रेम्पोलिन का आप कूदते हैं तो देखो उसमें भी कैसा थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है ट्रेम्पोलिन। तो ये भी एक पानी की सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है। पानी की सरफेस एक ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ, ये वो सुई है जिसको आप पानी पे फ्लोट करा सकते हैं। बाकी लोग रखेंगे तो वो डूब जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस गई सरफेस, ये ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि ना कपड़े की परत है, इस टाइप से बिहेव कर रही है पानी की सरफेस। तो यही सरफेस टेंशन, उसके पीछे का जो फिजिक्स है वो हम लोगों को देखना है। सरफेस टेंशन तो आप लोगों ने देख लिया कि सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, समझ में आएगी। तो अब इसका रीजन देखना है। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे घर जाके? जो नहीं करेंगे वो, ठीक है, तो लिखिएगा सीधे उसके फॉर्मूले में चलते हैं। जो सरफेस टेंशन होता है इसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये देखो, ये इसकी लेंथ, ये सपोर्टेड कैसे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, 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 इस डायरेक्शन में। ये देखो, अभी इसको और क्लियर दिखाऊंगा मैं। इस डायरेक्शन में ना इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है, यही फोर्स इसको बैलेंस करके रखे हुए है। मैं फोर्स दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे कि देखो ये है, ये पानी की सरफेस, मैंने बताया सरफेस टेंशन में कैसे बिहेव करती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। अब देखो इस पे अगर मैं कुछ रख दूं, जैसे कि ये हमारी को नीडल है, तो देखो इसके कारण तो ये नीचे की तरफ घुस रही है, ये तो नीचे की तरफ चली जाएगी, लेकिन मैंने देखो इसको ऐसा फोर्स लगाया। तो आप लोग फील कर पा रहे हो कि मेम्ब्रेन में एक फोर्स लगा है, अदरवाइज तो नीचे चले जाता। तो इसमें देखो मैंने ये फोर्स लगा, तभी तो ये अपनी जगह पे मेंटेन है। ये जो मैंने अपने दोनों हाथों से फोर्स लगाया है ना पर यूनिट लेंथ, यही फोर्स क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है।
लेकिन सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा भी बियर नहीं कर सकती मैम तेरे। सोचो इसकी जगह पे अगर मैंने क्या रख दिया होता, विप्लव को बिठा दिया होता, नाव की क्लास में है यार, तो उसका वजन इतना ज्यादा है कि ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। इस फोर्स को ना मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ, इसके साइड व्यू से। इसी को अगर आप साइड से देखोगे ना, तो देखो ये आपको आपकी नीडल दिखाई देगी, और ये आपको ना पानी की सरफेस दिखाई देगी। ऐसे ये पानी की सरफेस है, ये ऐसे ये पानी की सरफेस दिखाई देगी। तो इसमें आपको एक तो दिखाई देगा इसका फोर्स W, लेकिन यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगा के रखती है, ऐसा फोर्स। यही जो फोर्स होता है ना, यही फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो इसने उसको सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो क्या आप लोग को दिख गया ये फोर्स? यही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा। ऐसा क्यों होता है, बस अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिख लिया, सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू F बाई L। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, चलो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक मीटर तो पहले से नीचे है, तो m से m कट जाएगा। देखो m की पावर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि किलोग्राम मास की यूनिट है। m से m तो कट गया, लेंथ की तो कोई यूनिट ही नहीं बची, तो 0। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, -2। समझ में आया ना मैंने कैसे निकाला? तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ये तो आप लोग खुद से कर लिया करो। हमने डायमेंशन सीधे लिख दिया, m1 L0 T पावर -2। ये सारे डायमेंशन निकालने आने चाहिए, रटना नहीं है, निकालने आने चाहिए। उसके बाद नीचे लिखना डायरेक्शन। ये तो भाई मैग्नीट्यूड निकला, फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन। तो आपने देखा जो हमारी उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, लिखिएगा डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन एंड टेंजेंशियल टू सरफेस, टेंजेंशियल टू सरफेस। अच्छा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी कि स्केलर क्वांटिटी होगी? नहीं, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? सुई को ऐसा रखोगे तो सरफेस टेंशन परपेंडिकुलर लगेगा सुई को, सुई ऐसी होगी तो डायरेक्शन भी होगा। इसकी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन तो है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। सुई जिधर घूम गई इसकी डायरेक्शन उधर हो गई, ठीक है। तो लिखिएगा, नीचे स्टार पॉइंट बना के लिख लेना, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी बिकॉज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। डायरेक्शन है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जैसे कि बच्चों का होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिखना, इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करता है, और सरफेस एरिया किसका मिनिमम होता है, स्फीयर का, इसलिए ऑटोमेटिकली वो स्फेरिकल शेप में हो जाती है। तो रेन ड्रॉप्स कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की। लेकिन यार बच्चों एक बात बताओ सीरियसली, जब भी पानी की ड्रॉप बनाया हो तो आपने ऐसी बनाया हो ना, स्फेरिकल तो किसी ने नहीं बनाया। हाँ एयर ड्रैग, वेरी गुड वेरी गुड। एयर ड्रैग के कारण बेचारी का शेप ऐसा हो जाता है। अगर कंप्लीट वैक्यूम हो ना तो एकदम स्फेरिकल शेप में वो नीचे की तरफ गिरेगी, जैसे बबल नीचे गिरता है। Raindrops are spherical because due to surface tension, because due to surface tension, they tries to occupy minimum surface area. They tries to occupy minimum surface area, minimum surface area. उसके बाद एक और एग्जांपल है, अच्छा नदी, स्विमिंग पूल, किसी में कोई नहाए तो आप देखेंगे
या चलो घर में भी नहाए, अगर जब बाल गीले करते हैं, अगर आप पानी में डुबा के रखे हैं तो पूरे बाल में बस फैले रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही पानी से हम निकलते हैं पूरे बाल चिपक जाते हैं। या पेंटिंग वाला ब्रश देखना है या शेविंग वाला ब्रश, उसको भी घर जाना, शेविंग ब्रश उठाना पापा का, देखना उसके पूरे जो हेयर से ना वो पूरे चारों दिशाओं में फैले होंगे, उसको आप जैसे पानी में डालेंगे तो अभी भी वो फैले होंगे चारों दिशाओं में। जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वो सब के सब चिपक जाएंगे, क्योंकि पानी क्या कर रहा है, अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करता है, सब एक साथ मिल जाओ यार, हम बाहर में चले जाएंगे और सबके सब अंदर में तुम ब्रश रहना, ब्रश के जितने भी हेयर है तो मिनिमम एक सरफेस एरिया। अगर सोचो ना, हर हेयर के ऊपर पानी चिपका होगा, हर हेयर के ऊपर, भाई सरफेस एरिया कितना सारा बढ़ गया। अगर ये सब आपस में चिपक गए, ये देखो चिपक गए, अब बस एक ही सरफेस एरिया है, तो ये आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ठंडी के समय में भेड़ बकरियां जो होती हैं, उनको उनके लिए तो कोई घर नहीं है, तो आपस में झुंड बना के चिपक के सोते हैं। कई फोटोज भी आती है, बंदर उनका जो ग्रुप होता है, तो ठंड के समय क्या करते हैं, जो सबसे छोटे बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको बीच में रख लेते हैं, चारों तरफ से वैसे घेर के उनको बैठे रहते हैं। मिनिमम सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा उससे हीट निकलेगी, एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए मिनिमम सरफेस एरिया। तो उस ब्रश को देखना, मम्मी लोग देखना कैसे नहा के आते हैं, उनके बाल चिपके रहते हैं, फिर वो टॉवल से झटकते हैं, तो पानी जैसे ही बाहर निकलता है तो बाल थोड़े थोड़े खुल जाते हैं, और जैसे ही हेयर ड्रायर चलाते हैं तो फिर तो वो बिल्कुल, क्योंकि पूरा पानी उड़ गया, पूरा पानी उड़ गया तो क्या हो गया, वहां पे अब बालों के बीच में पानी नहीं है जो उनका सरफेस एरिया मिनिमम करना चाह रहा था, तो उनको चिपकाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं वहां पे, तो बाल खुल जाते हैं। तो हमने पहला एग्जांपल लिखा, raindrops are spherical because due to surface tension they tries to occupy minimum surface area. नंबर 2 लिखिएगा, hair of shaving, painting brush। दूसरा, hairs of shaving, painting brush। when dipped in water, when dipped in water, dipped in water, वाटर में डुबाने पे वो कभी भी चिपकते नहीं है, अंदर देखना वो खुले खुले रहेंगे, अंदर तो पूरा पानी ही पानी। dipped in water and क्या बोलेंगे बाहर निकालने को, when brought out, क्या taken out, चलो taken out, stick together, stick together, stick together। उसके बाद नंबर 3 लिखिएगा, steel needle, steel needle gently placed on surface of water, surface of water floats, ये फ्लोट करने लगती है उस पे। अच्छा, इस पे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लागू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल उसी पे लागू होता है जो पानी के अंदर थोड़ा सा डूबा रहे। ये डूबा ही ट्रैम्पोलिन में आपके अंदर घुस जाते हैं, सरफेस नीचे चले जाती है, लेकिन आप लिक्विड के अंदर नहीं घुसते। वैसे ये सुई भी पानी के अंदर नहीं घुसी। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल किस पे लगता है, जो बॉडी पानी में डूबती है, भले थोड़ा सा क्यों ना डूबे। देखना, नाव की नाव सरफेस टेंशन के कारण तैर रही है क्या? नहीं, वो बायनेंसी के कारण, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के कारण। क्योंकि सरफेस टेंशन इतना मामूली होता है ना, बस उस सुई को संभाल सकता है, सुई को, मच्छर को, बस और कुछ नहीं। शेप में भी सब क्यों फ्लोट करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण, बायनेंसी के कारण, जो अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, रो जीवी, इसके कारण। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। नंबर 1, ऐसा लिख लेना, कोहेसिव फोर्स अगर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। तो सोचो, जो बबल जिस पानी से बना है, उस पानी का आपने कोहेसिव फोर्स और बढ़ा दिया तो वो और तेजी से खुद को खींचेंगे, तो बबल को और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने घर में बना के रखा हुआ, मुझे लेके आना चाहिए था,
वो जो बच्चों का होता है ना जिससे बबल अपन उड़ाते हैं, लेकिन वो बबल जैसे ही किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं ना फूट जाते हैं, बहुत नाजुक से होते हैं। तो मैंने 3-4 लेके आया था उनका, इसको कैसे भी करके ऐसा बनाना है मुझे कि ये बॉल के जैसे बाउंस कर जाए, और वैसा मैंने बना लिया है। लेकिन वो जहाँ गिरते ना थोड़ा सा गंदा कर देते सरफेस, उसमें चीजों को मिलाने के कारण। तो मैंने देखा वो जो ग्लिसरीन आता है, ग्लिसरीन का नाम सुना क्या? बहुत थिक रहता है। जब मैंने उसको मिलाया ना उसके बाद वो इतना अच्छा हो गया कि अब वो बबल जो है ना कहीं टकराते हैं तो बाउंस कर जाते हैं, या जमीन पे ही रखे रहेंगे थोड़ी देर, फिर फूट जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसका कोहेसिव फोर्स बढ़ा दिया, उसके कारण उसका सरफेस टेंशन बढ़ गया। ठीक है, तो सरफेस टेंशन बढ़ गया तो वो और स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ में जुड़े रहेंगे। तो कोहेसिव फोर्स बढ़ाओ, सरफेस टेंशन ज्यादा पाओ। नंबर टू, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? तुम लोग ऐसे सब साथ में बैठे हुए हो अभी, क्योंकि अभी ठंडी का वक्त है, टेम्परेचर कम है। सोचो अगर यहाँ भीषण गर्मी हो तो एक बेंच में 4 बैठोगे, तुम लोग नीचे चले जाओगे, तुम्हारे बीच का जो प्यार है, जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। और कोहेसिव फोर्स कम हो तो सरफेस टेंशन कम। अरे तुम एक बात बताओ, तुम नीडल वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हो घर जाके, रूम टेम्परेचर वाले पानी पे कर लोगे, लेकिन अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उस पर कर पाओगे? उसमें पानी ऐसा उबलता है, उसमें जैसे सुई कितना भी जेंटली रखो सुई नीचे गिर जाएगी। तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ना उसके सरफेस टेंशन क्या होता है? 0 होता है। 0 उस पर आप बैलेंस कर ही नहीं सकते नीडल को। मॉस्किटो भी उस पर तो बैठेगा भी नहीं कर, पर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन कम होता है। और एक खास बात, बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है? 0। और पानी का जो सरफेस टेंशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का सरफेस टेंशन क्या होगा? 0, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बॉयल हो जाता है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ना उसका सरफेस टेंशन मैक्सिमम होता है, और वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत जबरदस्त चीज है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का सरफेस टेंशन ना सबसे ज्यादा होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। तो देखो सरफेस टेंशन के पीछे की ना मॉलिक्यूलर थ्योरी है। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है इस सरफेस, यहाँ इस लेवल तक है। तो इसके ना मैं 2 मॉलिक्यूल्स की आपको कहानी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके इस तरफ वाला मॉलिक्यूल इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस तरफ वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस तरफ वाला इस डायरेक्शन में, इस तरफ वाला, चारों दिशाओं से इसके ऊपर सेम अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और ये बड़े मजे से वहां पे बैलेंस कंडीशन में हंसी खुशी जी रहा होगा। लेकिन अब सोचो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस पे इधर फोर्स लग रहा है, 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 इधर इधर इधर। या ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं। अब उसके साथ हो गया है भेदभाव। तो देखो इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट आता है ना, क्या होता है कि ये आपस में ही एक दूसरे को ऐसा अट्रैक्ट करके रखते हैं, इनके बीच का जो फोर्स रहता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का, कि एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगते हैं। एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई है नहीं उनको सपोर्ट करने के लिए। उनके बाजू वाले जो रहते हैं ना उनसे सबसे कम डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके साथ उनका फोर्स अपने आप बढ़ जाता है। और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जो ऊपर वाली जो सरफेस है ना वो कैसे बिहेव करती है? मेम्ब्रेन की तरह। तो यही इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी है कि जो पानी का मॉलिक्यूल अंदर में होता है उसके ऊपर हर दिशा से, चारों डायरेक्शन से सेम इक्वल अमाउंट में फोर्स लगता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सबसे ऊपर होता है, सरफेस पे होता है, उस पे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, सारे फोर्स नीचे लग रहे होते हैं। तो देखो इसके ऊपर जब सारे फोर्सेस नीचे लग रहे हैं तो थोड़ा सा ये नीचे खींचा हुआ रहेगा ना, इसके सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी सरफेस के वो थोड़े से नीचे की तरफ खींचे हुए रहते हैं, मतलब टेंशन में है, वो टेंस्ड है। समझ पा रहे हो ना? देखो यहाँ पे जैसे ये इतने सारे लोग हैं,
इसने यहाँ पे दीवार को पकड़ के रखा है, इसने यहाँ दीवार को पकड़ के रखा हुआ है। सोचो नीचे की जमीन हटा दी जाए तो क्या होगा, इस सबके सब नीचे की तरफ फोर्स लगने लगेगा इनके ऊपर, और अब इनके हाथ का फोर्स कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? अभी तो ये लोग नॉर्मली हाथ पकड़ के खड़े हैं, लेकिन सोचो अगर नीचे की जमीन हट गई, नीचे की तरफ अब अनबैलेंस फोर्स लग रहा है इनका, तो इनके हाथों में और ज्यादा पावर आ जाएगी, एकदम मजबूती से पकड़े होंगे। और ये देखो ये कैसे बिहेव करेंगे, एक रोप की तरह बिहेव करेंगे जो कि टेंशन में है, सब एक दूसरे को खींच के रखेंगे। ये वाले जो दोनों एंड से तो बस उखड़ने ही वाले हैं टेंशन में। ये कैसे बिहेव करते हैं, टेंस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगते हैं, टेंस्ड मेम्ब्रेन की तरह। तो ये इसके पीछे की मॉलिक्यूलर थ्योरी है। ठीक है, लिखिएगा। लिखो। देखिए मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी में सबसे पहले ये वाला डायग्राम बना लेना। इसमें ये वाला मॉलिक्यूल दिखाओ, उसमें चारों डायरेक्शन में फोर्स दिखाओ, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में सब दिशाओं में फोर्स दिखाओ, बस ऊपर। मॉलिक्यूलर थ्योरी पूछता है सरफेस टेंशन के पीछे कौन सी थ्योरी है, तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी है। और अगर पूछ दिया कि क्या है वो थ्योरी, तो आप यही बताएंगे कि किसी भी लिक्विड में जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हर डायरेक्शन में सेम फोर्स लगता है, लेकिन ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में जो नेट फोर्स होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो इसी डाउनवर्ड फोर्स की तरह जो के कारण जो ऊपर वाली जो लेयर है वो एक टेंस्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। यही टेंशन क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। इसी को मैं लिखवाने वाला हूँ। देखिएगा, इस मॉलिक्यूल को नाम दे दो ए, इस मॉलिक्यूल को नाम दे दो बी। इन अ फ्लूइड, इन अ फ्लूइड comma the particle well below the free surface, well below the free surface, well below the free surface experiences, experiences well below the free surface in a fluid, comma the fluid particle या the particle well below the free surface experiences equal force in all the directions। ब्रैकेट में लिख लेना A1, फिर फुल स्टॉप करके लिखना while the particle at free surface, while the particle at free surface bracket में B experiences net force in downward direction, experiences the net force in downward direction, hence the surface, hence the surface molecules acts as, acts as the membrane, tensed membrane, acts as tensed membrane।
XS tensed membrane, which is called surface tension, which is called surface tension. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी किसे कहते हैं, अगर मैं इसे एक लाइन में बताऊं तो किसी भी बॉडी का एरिया चेंज करने के लिए जो हमें वर्क करना, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क बोलो चाहे एनर्जी बोलो, दोनों सेम चीज है। तो हमें जो वर्क करना पड़ता है या हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दोनों चीजें सेम है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बलून, पहले उसका एरिया कम होता है लेकिन आप क्या करते हैं, उसका एरिया बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए आपको उसमें फूंक मारना पड़ता है, मतलब आपको एनर्जी कुछ ना कुछ यूज करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। और अगर जब वो रिलीज करेगा अपनी एनर्जी, मतलब अपना एरिया कम करेगा, तो स्पीड से कितनी हवा बाहर निकलती है, तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमको गैसेस की। मतलब एनर्जी को तो खत्म नहीं कर सकते, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो यही जो एनर्जी की जरूरत है ना एरिया चेंज करने के लिए, वही क्या कहलाती है, सरफेस एनर्जी कहलाती है। यही ना आपको पूछेगा, पता है कैसे पूछेगा, कि पानी की एक बड़ी सी ड्रॉप थी, जब ये गिर रही थी तो ये 64 पीसेस में अपने आप ब्रेक हो गई। तो सरफेस एरिया क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा कि बढ़ गया होगा। सरफेस एरिया देखो, एक स्फेरिकल शेप में बूंद गिर रही थी, वो 64 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, तो सरफेस एरिया बढ़ गया होगा टोटल, या सरफेस एरिया कम हो गया होगा, छोटी छोटी ड्रॉप्स बन गई है। हाँ, बढ़ गया होगा। अब आप सोचो, वो जो होता है ना रूबिक्स क्यूब जिससे खेलते हैं, उसको अगर आपने पूरा डिसमेंटल कर दिया, तो सोचो जितने भी उसके एलिमेंट्स थे, उनका पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, पूरा का पूरा जो उनका एरिया है, वो पूरा का पूरा एयर में एक्सपोज हो गया। पहले तो उनका बहुत सारा पोर्शन जो था वो छुपा हुआ था अंदर की तरफ। तो वैसे क्या होगा, जब भी चीजों को आप ब्रेक करते हैं तो उसका बहुत सारा सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाता है। तो चीजों को ब्रेक करने से हमेशा सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि देखो, अगर आपको डीओ लगाना है, अगर मैंने आपको एक ढक्कन में डीओ दे दिया, उसको आपने ऐसे मार दिया, बस यही लगा। वहीं अगर आपने उसको ऐसे मारा, तो वो ऐसे करके निकलता है एटमाइज होके, तो बहुत सारे एरिया को कवर करता है। पेंट वेंट भी करते हैं तो देखना, एक आप ब्रश से कर सकते हो और एक स्प्रे वाला पेंट आता है, बहुत कम में उसमें बहुत आप एरिया को कवर कर सकते हो, है ना। तो लिखिएगा सरफेस एनर्जी क्या होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आना बहुत एक्सपेक्टेड होता है। सरफेस एरिया का छोटा सा फॉर्मूला है, आपको बस एरिया पता होना चाहिए, एरिया कितना है, ठीक है। चलिए लिखिएगा सरफेस एनर्जी, इसमें लिखिएगा सरफेस एनर्जी ऑफ अ गिवन लिक्विड, सरफेस, surface energy of a given liquid surface is defined as the, मैं रिपीट कर रहा हूं, surface energy of a given liquid surface is defined as the amount of work done, work done against the, against the, against the force of surface tension, against the force of surface tension, comma, in forming the liquid surface, in forming the liquid surface of given area, given area at a constant temperature, at a
कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो इसका मतलब समझ जाओ आप, फिर आपको हम डेफिनेशन में फिर से चलेंगे। ये क्या एरिया वेरिया की बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अभी देखो मैंने ना एक मेटेलिक वायर लिया है, उस वायर को ऐसे शेप में अभी कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको अगर एक सोप सॉल्यूशन में डुबाऊंगा तो क्या इसमें कोई फिल्म बनेगी? इसमें अभी कोई फिल्म नहीं बनेगी। आप देखना जो आप उसमें डुबाते हो ना वो पूरा एक क्लोज ऐसा लूप रहता है, उसको काट देना, देखो फिल्म नहीं बनेगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना एक और लगा दिया है, एक और ऐसा लगाया है कि ना वो इसमें मूव कर सकता है। इसमें वो देखो ऐसा है कि ना वो इसमें मूव कर सकता है, ये ऐसा, इसको आगे पीछे आप सरका सकते हो। मैंने क्या किया, इसको इसी पोजीशन में रखा और इसको ना सोप सॉल्यूशन में डुबा दिया। जैसे ही मैंने इसको सोप सॉल्यूशन में डुबा के रखा है, आप याद करो शेविंग ब्रश को आप पानी में डुबा के रखते हो तो शेविंग ब्रश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी ना दूर से वो उतनी दूर रहते हैं। वक्त कब पड़ता है, जब उसको आप बाहर निकालो, क्योंकि सरफेस टेंशन अब अपना रोल प्ले करता है अपना एरिया मिनिमम करने का। तो वैसे ही पता है क्या होगा, जब आपने इसको ना पानी में डुबा के रखा, सॉरी सोप सॉल्यूशन में डुबा के रखा था, तो यहाँ पे देखो ये एक फिल्म बन गई थी इसके अंदर में, एक फिल्म। लेकिन जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला तो ये क्या करेगा, अपना एरिया मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो जब ये एरिया मिनिमम करने की कोशिश करेगा, आपने देखा ना ट्रेम्पोलिन, ट्रेम्पोलिन में क्या होता है, जब रबर बैंड होता है जो कि रबर की शीट होती है, उसमें जब आप फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कहाँ ट्रांसमिट होता है, पूरा रिंग में ट्रांसमिट होता है, सरफेस की तरफ ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, इसको खींचने की कोशिश करेगा। क्या ये वाला नीचे आ सकता है? नहीं। इधर आ सकता है, इधर आ सकता है? नहीं। ये क्या होगा, ये इधर आएगा और इसका सरफेस एरिया मिनिमम करने में हेल्प करेगा। जिसे वो ब्रश होता है जैसे ही बाहर निकालो तो कैसे पूरे हेयर्स चिपक जाते हैं, अपने आप सब एक साथ पास पास आ जाते हैं। तो ये चारों भी ना आपस में पास पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही मूवेबल है। तो पता है क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लग रहा था, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, इस साइड तो कोई फ्लूइड नहीं है, इसी साइड फ्लूइड है। हमारी जो निडल थी, निडल ये पानी पे बैलेंस्ड क्यों थी, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में भी फोर्स था, इस डायरेक्शन में भी फोर्स था, तो ये अपनी जगह बैलेंस। लेकिन इसमें तो फ्लूइड एक ही साइड है ना, तो वो क्या करेगा, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये खींच के पहुंच जाएगा कहां पे, मान लो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, मिनिमम इसने अपना सरफेस एरिया कर दिया, अब ये बैलेंस हो गया। लेकिन आप नहीं चाहते कि ये खींच के वहां पे चला जाए, आप ये चाहते हो कि जैसा ये सोप के सॉल्यूशन में था बाहर निकालूं तो भी एज इट इज रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको फिक्स करने पड़ेगा। बिना फिक्स किए क्या कर सकते हैं कि वो वहीं का वहीं बना रहे। पहले से जितना भी डालोगे निकलेगा तो उससे कम ही होगा। भाई आप अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा सकते हो ना, जितना सरफेस टेंशन लग रहा है हमें उतना ही फोर्स लगा दो तो वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। समझ रहे हो? सब हाइपोथेटिकल है, आप भाई इतना फोर्स नहीं लगा पाओगे ना आप लोग के। लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन सोचो, जैसे ही आप इसको हवा में उठाओगे निकालोगे ये अंदर की तरफ घुस जाएगा, क्योंकि इसमें फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन ये वाला फोर्स लगेगा। तो आपने क्या किया, पहले से इसमें इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा के रखा होगा, पहले से इस डायरेक्शन में आपने एक ऐसा फोर्स लगा के रखा है जिसने सरफेस टेंशन को क्या कर दिया, काउंटर एक्ट कर दिया। और उस वजह से क्या हुआ, अब इसका एरिया जो है ना वो चेंज नहीं हुआ, इसका एरिया चेंज नहीं हुआ। अब आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा के रखा है और इस फोर्स ने पता है इस डिस्प्लेसमेंट को रोक के रखा है। तो आपने कितना वर्क किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। इसको छोड़ दोगे तो यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा नहीं, तो फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क आपने इसके ऊपर किया है, तभी जाके ये अपनी पोजीशन को बना हुआ है। ठीक है, अब मेरी इच्छा हो गई कि यार एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा और इधर खींच दो। भाई फोर्स ज्यादा लगाओगे तो खिंच जाएगा, भाई मेम्ब्रेन की तरह नहीं, खिंच भी जाता है तो ये खिंच जाएगा। लेकिन जैसे ही खींचेगा तो आपने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क करोगे तभी इसमें कुछ ना कुछ एरिया इसका कम ज्यादा होगा। बलून में हम एरिया कम ज्यादा करते ही हैं यार,
यहाँ पे भी सोचो, इसको मैं जैसे ही खींचूंगा तो इसका एरिया ये नया वाला बढ़ जाएगा ना, ये नया वाला एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले इसके ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ा हमें, इसके ऊपर फोर्स हमें कितना लगाना पड़ा, इसके ऊपर सरफेस टेंशन कितना लग रहा था पहले, फोर्स अपॉन लेंथ, कितना इसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा था। इस डायरेक्शन में देखो कुछ ना कुछ लग रहा था, कितना फोर्स अपॉन लेंथ कुछ ना कुछ लग रहा था। मुझे इस डायरेक्शन में भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इतना इसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा था, इतना इसके ऊपर में सरफेस टेंशन लग रहा था। अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू मान लो मैं बोल दूं टी है, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो पता है इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था, सरफेस टेंशन इंटू एल, इतने तो फोर्स लग रहा था। सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। लेकिन 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 यही पे छुपा हुआ है एक राज की बात, जिसके कारण क्वेश्चन सही हो जाता है, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसकी सरफेसेस कितनी है, इस फिल्म की कितनी सरफेसेस है, कितनी, दो सरफेसेस है। जैसे इस कांच को अगर मैं आपको पेंट करने बोलूं कि इसको पूरा पेंट करना है, आपने इस साइड से पेंट कर दिया भाई, उस साइड भी आपको पेंट करना पड़ेगा। तो इसकी कितनी सरफेसेस है, दो सरफेसेस है। तो इसकी कितनी लेंथ हो जाएंगी, दो लेंथ। भाई ये देखो, ये है ना सरफेस, तो ये वाली लेंथ के ऊपर भी लगा हुआ है और ये वाली लेंथ के ऊपर भी लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा मोटा करके देखते हैं। ये है वो फिल्म, ये है वो फिल्म। तो यहाँ पे भी देखो सरफेस टेंशन एक्ट करेगी और पीछे साइड यहाँ पे भी सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, दो सरफेसेस बनती हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो पानी की जो ड्रॉप होती है, पानी की ड्रॉप, ये देखो पानी की ड्रॉप है, इसमें कितनी सरफेसेस है, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी, टू, एक ही सरफेस है। देखो जहां जहां हवा और पानी का कांटेक्ट हुआ वहां सरफेस बनती है। हवा और पानी का एक ही जगह कांटेक्ट है, जिसमें एक ही सरफेस है। लेकिन जो बबल होता है, बबल, इसमें देखो बाहर में हवा और पानी का कांटेक्ट, अंदर में भी हवा और पानी का कांटेक्ट, तो इसमें भी सरफेसेस कितनी होती है, दो। तो बबल में दो सरफेसेस होती है, एक बाहर में और एक अंदर में। लेकिन वाटर ड्रॉप में अंदर तो पूरा पानी पानी है, फिर कोई हवा का स्कोप ही नहीं है। तो वाटर ड्रॉप में एक ही सरफेस और यहाँ पे दो सरफेस। वैसे इसमें देखो यहाँ पे भी तो हवा और इसका कांटेक्ट है और पीछे साइड में भी हवा और इसका कांटेक्ट। यहां से यहाँ की लेंथ अगर एल है तो टोटल कितनी लेंथ के ऊपर लग रहा है सरफेस टेंशन, 2L के ऊपर। ये जो निडल मैंने बनाई है इसके ऊपर भी कितना लग रहा है, 2L के ऊपर लग रहा है। भाई इस साइड भी लग रहा है और उस साइड भी लग रहा है, लग रहा है। तो 2L हम लोग लिखेंगे इसमें। तो इसके ऊपर भी देखो, अगर इसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है, T, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा होगा, T इंटू 2L। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, T इंटू 2L के बराबर। समझ में आया कि नहीं? पानी का, सॉरी, किसी भी फ्लूइड का सरफेस टेंशन क्या होता है, T, और इसमें जो लेंथ है वो कितनी है, 2L, क्योंकि इस तरफ भी सरफेस है और पीछे तरफ भी सरफेस है। तो फोर्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आएगी, T इंटू 2L आएगी। यहाँ पे 2L कर देंगे, 2L कर देंगे, तो T इंटू 2L का टोटल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हमको कितना लगाना पड़ेगा, T इंटू 2L। इतना ही हमको फोर्स लगाना पड़ता है, T इंटू 2L। ठीक है, इतना आपने फोर्स लगाया है, कितना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, T इंटू 2L के बराबर। T इंटू 2L के बराबर है। यही वाला फोर्स जो रहता है इसको बैलेंस करने के काम में आता है। अब आपको इसी फोर्स को बढ़ाना है, उसके कारण क्या होगा, इसका सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा। तो इस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वर्क। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी कहेंगे। सोचो इसको यहाँ पे लाके आपने जैसे ही छोड़ा, इस तक से यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ एनर्जी है ना इसके पास में, तभी तो ये वहां पे पहुंच गया। तो जो भी हम वर्क करते हैं वो इसकी सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि बलून को देखो, मैंने पूरा फुला दिया, अब मैंने जैसे ही उसको छोड़ा, तो क्या करेंगे, उसको श्रिंक करने की कोशिश करेंगे, करेंगे ना। तो लिखिएगा इसमें,
Consider a rectangular wire frame ABCD. Consider a rectangular wire frame ABCD having a sliding wire PQ. Having a sliding wire PQ. Having a sliding wire PQ. Full stop. ये वाली थ्योरी आपको किसी काम में नहीं आएगी. ये वाली थ्योरी आपको ना सिर्फ इसके डेरिवेशन को समझने के काम आएगी. एग्जाम में नहीं पूछेगा इसकी थ्योरी. वो मैं लिखवा रहा हूँ कि आप लोग को बाद में समझ में आए कि फॉर्मूला कैसे आएगा. Consider a rectangular wire frame ABCD having a sliding wire PQ. Full stop. It is dipped in soap solution. It is dipped in a soap solution and a film PDCQ is formed. And the film PDCQ is formed. PDCQ is formed over the frame. तो समझ गए सब बच्चे. जैसे हमने इसको डुबाया अंदर में, फिल्म बन गई थी. अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना. There will be two free surfaces. There will be two free surfaces of film. Of film where air and soap film are in contact. देखो भाई, जहां जहां हवा और सोप या लिक्विड मिलेंगे वहां वहां एक सरफेस बनेगी. There will be two free surfaces of the film where air and soap film are in contact. Full stop. Paragraph change. Due to surface tension, the film will have a tendency. Due to surface tension, the film will have a tendency to shrink. अब ये सरफेस टेंशन इसको खींचने की कोशिश करेगा, जैसे कि हमारे पेंट ब्रश में होता है. Due to surface tension, the film will have a tendency to shrink and thereby sliding wire PQ will be pulled in inward direction. ये थ्योरी आपको तो रटना नहीं है, बाद में ये फॉर्मूला कैसे है समझने के काम है. कि इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है जो भी आएगा. लिखिएगा. नेक्स्ट लाइन में हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं. मैं पूरी लाइन बोल दे रहा हूं. टोटल इनवर्ड फोर्स ऑन द वायर PQ इज F इज इक्वल टू P इंटू 2 है. मैं रिपीट कर रहा हूं. टोटल इनवर्ड फोर्स ऑन द वायर PQ इज T इंटू 2L. अच्छा, डायग्राम में ये बना देना कि L क्या चीज है. L जो है वायर लेंथ PQ की लेंथ है. लेंथ ऑफ वायर PQ है ना. अब नेक्स्ट लाइन में लिखना. Suppose the sliding wire is moved through a small distance x. Suppose the sliding wire is moved. Suppose the sliding wire is moved. The sliding wire is moved to a small distance x. To a small distance x. तो देखो इसकी नई वाली पोजीशन में बना देता हूं यहाँ पे. अब ये x डिस्टेंस मूव करके ये यहाँ पे पहुंच गया. यहां से लेके यहाँ की डिस्टेंस है x. इसको मैंने नाम दे दिया P डैश, इसको मैंने नाम दे दिया Q डैश. तो आपने इसको यहाँ तक की मूव किया तो आपने क्या बढ़ा दिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया. अच्छा, नया सरफेस एरिया कितना होगा बता सकते हैं? चेंज इन एरिया कितना हो गया? क्या? T इंटू 2L. एरिया पूछ रहा हूँ, इसमें T भी कहां से आएगा एरिया?
रिपीट ये देखो, इसको मैंने खींच के थोड़ा सा बढ़ा दिया, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यही तो नया एरिया हुआ। तो नया एरिया कितना हो जाएगा 2L, क्योंकि दोनों साइड एरिया बढ़ रहा है। अगर सिर्फ L इंटू एक्स करोगे तो एक ही साइड का एरिया काउंट होगा, या एरिया दूसरे साइड भी बढ़ा है, तो इधर भी बढ़ा है और इधर भी बढ़ा है, तो टोटल नया एरिया कितना हो जाएगा 2L इंटू एक्स, नया एरिया बढ़ा है। बस ये इसी में दिक्कत होती है, बच्चे लोग सोचते हैं 2 कहां से आए। भैया एरिया जो है वो तो L इंटू एक्स होना चाहिए भाई, आगे भी है और पीछे साइड भी है, दो सरफेसेस बन रही है। पानी की जो लेयर होती है ना इतनी पतली सी, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स। उनको लगता है एक ही एटम की लेयर बन गई क्या, नहीं, मिलियंस ऑफ एटम्स, इधर भी एटम है और इधर भी एटम। उस लेयर को मैं जूम करके अगर दिखाऊं ना आपको तो ऐसी दिखेगी वो, इतनी मोटी लेयर है वो, इसमें तो 4 ही दिखाया है मैंने, ऐसे तो मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो दोनों साइड सरफेस बनी है ना, दोनों साइड सरफेस टेंशन आएगी। लिखिएगा, मैंने लिख पाया, सपोज द स्लाइडिंग वायर इज मूव थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस x टू द पोजीशन p डैश q डैश, टू द पोजीशन p डैश q डैश, यहां तक आपने ले गया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ फिल्म डेल्टा a इज इक्वल्स टू 2L इंटू एक्स, कितना एरिया में उसमें चेंज हो गया। बस आगे चल के हम लोग का यही फॉर्मूले में काम आने वाला है। चेंज इन एरिया, बलून का रेडियस इतना था, बलून का रेडियस इतना हो गया, 4πr² था, फिर 4πr1² हो गया। चेंज इन एरिया से पूरा क्लियर होने वाला है, ठीक है। लिखिएगा, therefore नीचे नेक्स्ट लाइन में, therefore work done in stretching the film is, therefore work done in stretching the film is, work done in stretching the film is W is equals to फोर्स इंटू एक्स। तो W इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स हमने कितना लगाया था T इंटू 2L इंटू एक्स, तो W इज इक्वल्स टू क्या जाएगा T इंटू डेल्टा एक्स। बस यही वो छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, फोर्स कितना लगा था T इंटू 2L, क्योंकि T इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स और लेंथ, फोर्स क्या हो जाएगा T इंटू लेंथ, तो T इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जितना आपने डिस्प्लेस किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और 2L इंटू एक्स क्या होता है चेंज इन एरिया होता है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। तो देखो अगर मैं आपको बोलूंगा पानी का बबल है, पानी का बबल है, तो पानी का सरफेस टेंशन तो बच्चों को पता होगा, आगे चल के 0.073 न्यूटन मीटर करके, न्यूटन पर मीटर, वैल्यू बाद में हटा दूंगा मैं, ये आपको पता है। मैंने बोला उसका जो बबल था ना उसकी पहले रेडियस कितनी थी R1, यार अब उसकी रेडियस कितनी हो गई है R2, तो आप चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं ना। पहले इसका एरिया कितना था 4πr1 का स्क्वायर, अब एरिया कितना है 4πr2 का स्क्वायर, तो चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई T। तो अगर मैं बोलूं पानी को बबल को स्ट्रेच करने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ा, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। 4πr2 स्क्वायर माइनस 4πr1 स्क्वायर, ये तो सिर्फ बाहर का आया ना, अंदर वाली सरफेस, बस यही तो गलती होती है। जब भी बबल का नाम सुनना तो समझ जाना दो सरफेसेस हैं, बाहर का एरिया चेंज होगा तो अंदर का भी समझ जाओ। इस कमरे को मैंने और बड़ा बना दिया, तो अब उसमें पेंटिंग का जो खर्चा आएगा बाहर भी आएगा और अंदर भी तो आएगा। तो बबल, जब भी बबल सुनो तो समझ जाना कि उसमें दो सरफेस आने वाली है। भैया जितना बबल बहुत पतला होता है यार, बहुत पतला, तुम मालूंगा इसकी अंदर वाली रेडियस भी R1 है और इसकी अंदर वाली रेडियस भी R2 ही है, बहुत पतला होता है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 2, अंदर का एरिया भी बढ़ा बाहर का एरिया भी बढ़ा, कर जाना। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकाला करेंगे। चेंज इन एरिया निकालना बड़ा आसान है, आप लोग बहुत आराम से करोगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा W इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया।
तो आगे चल के आपको क्या करेगा, इन्हीं तीनों में घुमाएगा। W इज इक्वल्स टू T इंटू चेंज इन एरिया। कई बार आपको सरफेस एरिया निकालने बोल देगा, डेल्टा है, आपको बोलेगा इतना वर्णन करना पड़ा यार इतने सरफेस टेंशन के कारण, तो आपको चेंज इन एरिया निकालने बोलेगा। कई बार आपको टी पूछेगा, कई बार आपको डब्ल्यू पूछेगा, तो इसमें खेलते रहेगा वो। बस चेंज इन एरिया में बबल के केस में थोड़ा सा सावधान रहना। जैसे ही बबल सुनो, बचपन में कितना खेले हो, कभी टेंशन ही नहीं लेते थे उसको पढ़ते समय, अब बबल का नाम सुन के थोड़ा सा सचेत हो जाना है, ठीक है। डबल द सरफेस एरिया, चलो लिखिएगा। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस जो आपको एग्जाम में पूछता है उसको हमने स्पेशल केस बोल दिया है। जैसे बबल बबल के बारे में पूछेगा, वाटर की ड्रॉप के बारे में पूछेगा। अगर ये वाटर की ड्रॉप होती तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता क्या? नहीं, उसमें अंदर की कोई सरफेस नहीं होती, सिर्फ बाहर एक सरफेस होती है ना? लिखिएगा स्पेशल केसेस। नंबर 1, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ अ, फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। भैया ये ड्रॉप है, पानी की ड्रॉप, इसके कितने एरिया होते हैं? एक ही एरिया होता है बाहर वाला, है ना। तो आपको इस रेडियस की एक ड्रॉप बनानी है, मतलब कितना एरिया आपको फॉर्म करना है, 4πr²। अभी कोई ड्रॉप की ही नहीं, आप एक ड्रॉप बनाना चाहते हो। आपने देखा है ना कि जैसे पानी सरफेस के ऊपर है, उसमें से पानी की एक बूंद टपकेगी तो एक नई ड्रॉप बन गई ना, तो एक नया एरिया फॉर्म हुआ है। तो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा, ग्रेविटी ने कुछ वर्क किया है तभी वो ड्रॉप बनी है। तो वो वर्क कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। पहले एरिया कितना था, 0 था, उससे ये बना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू 4πr², 4πr²। लिख लीजिए इसको, 4πr²T, ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला याद रखें। 4πr²T, 4πr²T। क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो 4πr²T, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr, वॉल्यूम है क्यूब। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेम रेडियस का मैं बबल बनाना, बबल का नाम सुनते ही सावधान हो जाना है। अगर मैं सेम रेडियस का बबल बनाना चाहता हूं, सेम रेडियस का बबल, देखो डबल लिख रहा था, हाँ बबल डबल, ठीक है। तो इसका एरिया कितना बनाना पड़ेगा हमको, 4πr²। सही हूं मैं? नहीं, बबल है तो डबल होगा ही, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसका आंसर आएगा W इज इक्वल टू 8πr²T, 8πr²T। डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिखूंगा, 4πr²T, 8πr²T। तो देखो ड्रॉप बनाने के लिए कम काम करना है, बबल बनाने के लिए ज्यादा काम करना है। बहुत मेहनती है आप लोग, बचपन से आपने कितने सारे बबल्स बनाए, कितना सारा वर्णन आप कर चुके हैं। इसके बाद लिखिएगा थर्ड, वर्क डन इन, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ, कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं लिख देता ना। एक बार एक बच्चा लिखा करता था, पता है सर ये इंफॉर्मेशन का क्या करूं यहाँ पे, और जब मैं नेटवर्क लिखाता था तो वो लिखता था नेटवर्क। तो नेटवर्क और इंफॉर्मेशन, ये बच्चा जो है ना बहुत दिन तक परेशान हुआ, तो मैं बोल के थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इंफॉर्मेशन, ठीक है। वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ बबल, ब्रैकेट में लिखना रेडियस R2, रेडियस R2 फ्रॉम अ बबल रेडियस R1।
तो R1 रेडियस का था, उससे हमें R2 रेडियस पे पहुंचाना है। और क्या नाम है इसका? बबल। बबल है, इसकी रेडियस है कितनी? R1, और इसे हमें पहुंचाना है किस पे? रेडियस R2 पे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू चेंज इन एरिया। पहले इसका एरिया कितना था? 8 पाई आर स्क्वायर टी, R1 स्क्वायर टी। उसके बाद कितना हो गया? 8 पाई R2 स्क्वायर टी। तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा? तो मैं सीधे लिख देता हूँ यार यहाँ पे 8 पाई चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर टी। तो फॉर्मूले याद करोगे कि हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर टी, 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू टी। तो इसके ऊपर बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लिखना नंबर 4, जेडब्ल्यू वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे यार, नीट वगैरह में। स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप, splitting of bigger drop into smaller drops, smaller drops, smaller drops। देखो पानी कंप्रेसिबल चीज है कि इनकंप्रेसिबल चीज है? इनकंप्रेसिबल। हम जितने भी फ्लूइड्स को पढ़ते हैं ना सब इनकंप्रेसिबल है, क्योंकि कंप्रेसिबल अगर पढ़ोगे ना तो उसकी फ्लूइड डायनामिक्स आपको अलग टाइप का पढ़ना पड़ेगा। हम लोग इनकंप्रेसिबल मटेरियल्स की पढ़ते हैं, तो पानी जो है वो इनकंप्रेसिबल है। तो पानी का वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। अब पानी, एक बाल्टी पानी को आपने 10 बाल्टी में भर दिया, 10 लीटर की बॉटल में भर दिया। अगर इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था ना, 10 बॉटल तो 1-1 मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, मास आप चेंज नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे एक ये बड़ी सी ड्रॉप थी, इसको आपने छोटी छोटी कुछ ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया। ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हो गई इसकी। एक बड़ी ड्रॉप से आपने एन छोटी छोटी ड्रॉप्स बना दी। तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इन सबका हो। तो इसका वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। इस बड़े वाले की रेडियस थी आर, और छोटी छोटी वालों की सबकी रेडियस कितनी होगी? छोटा आर। तो यहाँ पे इन सबका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या मैंने सही लिखा? ये तो एक का हुआ, सबका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इंटू एन। जितनी भी होंगी, यहाँ पे मैंने 9 बनाई है, जितनी भी होगी एन नंबर ऑफ, तो मल्टीप्लाइड बाई एन। और सब जानते हैं दिस इक्वल टू दिस। तो मैं दोनों को इक्वेट करा दूं, तो मैं दोनों को इक्वेट करा देता हूँ। मतलब ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी वाली ड्रॉप से जब हम छोटी छोटी ड्रॉप बनाएंगे ना, तो छोटी ड्रॉप आपने अगर 64 बनाई है, तो उन ड्रॉप्स की रेडियस क्या होगी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, और जैसे इक्वेट करेंगे ये सब कट जाएगा, 4/3 पाई से कट जाएगा, और हमारे पास में क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू आर बाई आर की पावर में n। सॉरी, कितना मिला? 3 की पावर में 3। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है। कई बार क्वेश्चन में क्या देता है कि हमारे इतने मीटर की रेडियस थी, हमने उससे इतने मीटर की रेडियस की बहुत सारे बबल्स बनाए, तो आपको पता चल जाएगा कितने बबल्स आपने बनाए। इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं कि मेरे पास जो पहली वाली जो बबल ये जो था, इसकी जो रेडियस थी वो थी 6 सेंटीमीटर, और इससे मैंने पता है टोटल 64 छोटी छोटी बूंदें बनाई हैं। तो बताओ इनकी रेडियस क्या होगी? तो आप लोग यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, 64 इज इक्वल टू बड़े वाले की रेडियस 6, छोटू वाले की रेडियस r की पावर में 3। रिलेशन निकाल लिया आपने। अब यहां से देखो, इसको इस तरफ भेज दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, बनेगा ना 4। तो ये बन गया क्या? 4 इज इक्वल टू 6/r। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/4। r इज इक्वल टू 6/4। तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट जो भी आएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, छोटी वाली जो ड्रॉप्स बनेगी उनकी रेडियस निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है?
छोटी वाली ड्रॉप की आप लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस निकाल के आखिर करेंगे क्या? ये आपको वर्क डन निकालना है ना। तो पहले एरिया कितना था, 4πr²। अब नया एरिया कितना हो जाएगा, n इंटू 4π छोटे आर का स्क्वायर। इसीलिए छोटू वाला आर हमको चाहिए था। चेंज इन एरिया निकल गया, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। आयुषी समझ में आया? चलिए अदिति, आयुषी, अदिति, अदिति समझ में आएगा? तो क्वेश्चन में आपको देगा कि हमने n ड्रॉप्स बना दिए छोटी छोटी, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया 4πr² से n इंटू 4π छोटा आर स्क्वायर। तो छोटा आर चाहिए ना, छोटा आर कैसे निकालोगे, आप लोग दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके वहां से छोटा आर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में आपको दे रखेगा हमने 64 बबल्स बनाए या ड्रॉप बनाए और बड़े वाले की रेडियस इतनी थी, तो छोटे वाले की रेडियस आ गई, छोटे वाले की रेडियस आ गई तो आप उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तब तक कि आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। नहीं,